हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज आप लोगों के लिए वाइवा को प्रिपेयर करने की कुछ ट्रिक लेकर आया हूं। हमारा 12th क्लास का पहला एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ पे बेस्ड। ओम्स लॉ हम सभी को पता है क्या होता है। स्टूडेंट्स जनरली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं प्रैक्टिकल्स के वाइवा के लिए प्रिपेयर करते वक्त, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जब भी हम लैब में जा रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म करने, तो हमें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, ताकि जब भी आपको जो टीचर है जो आपको परफॉर्म करके दिखाए, आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए, तो आपको एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सर्किट डायग्राम के बाद प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, एंड इन द एंड मैं आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, 25 क्वेश्चंस जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से बेस्ड, वो आपको इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर सारे सवालों के जवाब में दूंगा। तो प्लीज बने रहिएगा एंड तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, यानी ओम्स लॉ को यूज करते हुए हम रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको एग्जामिनर एक वायर दे देगा और बोलेगा कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो यूजिंग ओम्स लॉ। तो आइए देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। दोस्तों, सर्किट डायग्राम जनरली स्टूडेंट्स रटते हुए देखे मैंने, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। आपको एग्जामिनर ने एक वायर दे दी जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं भाई इसका रेजिस्टेंस कुछ है, लेट से आर, लेट से मैं इस वायर को ए भी बोल देता हूं। अगर मैं इस वायर को एक सेल या एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली अगर मैं सर्किट को कंप्लीट करूंगा तो करंट फ्लो होगा। लेट से एक स्विच लगा देता हूं जिससे मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं, की लगा दी के, एंड मैं यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकता हूं टू कंट्रोल द करंट, टू चेंज द करंट। वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह मैं रियोस्टैट भी यूज कर सकता हूं। रियोस्टैट का सिंबल ये रहा, 10th में भी आप देख चुके हो। एंड लेट्स से इस सर्किट को मैं कंप्लीट कर दूं, तो ये मेरा सर्किट बन गया। तो अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए अब V और I की वैल्यूज। अब V और I की वैल्यूज किससे मेजर करूंगा, वोल्ट मीटर और एमीटर से। तो चलो आओ सर्किट में वोल्ट मीटर एमीटर लगाते हैं। भैया जिस वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने वोल्ट मीटर, और इस सर्किट में करंट मेजर करने के लिए ब्रांच में कहीं पर भी सीरीज में लगा दो एमीटर, यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, लेट से यहां लगा दिया। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम एक्चुअल, ये सर्किट डायग्राम तो हमारा बन गया, अब एक्चुअल जब कनेक्शन करते तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब ऐसे सर्किट में कनेक्शन करेंगे कैसे, आप देखोगे कि जो एमीटर है उसमें एक रेड और एक ब्लैक बना होगा, प्लस माइनस, वोल्ट मीटर में भी बना होगा, बैटरी में भी प्लस माइनस, और वही सबसे मेन है कि प्लस और माइनस का कनेक्शन सही होना चाहिए आपका सर्किट। तो आपने करना क्या है, सर्किट में जैसे ही अगर मैं स्विच को, इसको की को ऑन कर रहा हूं, तो यहां पर करंट होगा। आप सिंपली प्लस माइनस ये है तो भैया करंट ये गया, करंट जा रहा है, जान दो, करंट जहां जा रहा है वो प्लस माइनस बनाता हुआ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखो, आपका प्लस माइनस अपने आप डन हो गया। करंट जिधर जा रहा है वो प्लस माइनस बनाता हुआ जाएगा। ओके, नाउ इन सबको नाम दे दो। चलो RH हो गया, K हो गया, V हो गया, R हो गया, ये सब तो हमारे पास हो ही गए। तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे V और I की वैल्यूज को निकालने के लिए। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, करना क्या है प्रोसीजर में, बड़ा ही सिंपल सा काम है। आपको V और I की रीडिंग्स देखनी है बस। मैं स्विच ऑन करा, इस समय जैसे ही करंट कुछ लो होगा, एमीटर में कुछ रीडिंग आएगी और वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगी। मैं एक टेबल बनाऊंगा, सीरियल नंबर VI, V इन वोल्ट्स, I जो भी एमीटर है तो उसके अकॉर्डिंग एम्पियर, मिली एमीटर है तो उसके अकॉर्डिंग मिली एम्प्स, एंड आप ये रीडिंग्स को लिख लोगे, जो भी आया वो कॉपी कर लोगे। अब
स्विच को ऑफ कर देना कुछ देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। स्विच को ऑफ करा, दोबारा ऑन करा, और ऑन करने से पहले रियोस्टेट को थोड़ा सा छेड़ देंगे, रियोस्टेट की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आर सर्किट का बदल गया। स्विच ऑन करेंगे तो अब ये आई और वी अगेन आ जाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंट आएगा, अगेन कॉपी कर लोगे। ऐसे 5 बार आप लोग करोगे, 5 6 7 जितनी बार भी करना है आप कर सकते हो। मेन ये ध्यान रखना है कि कोई भी 2 रीडिंग्स लेने से पहले सर्किट को कुछ देर के लिए ऑफ जरूर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। ओके, एंड जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, जैसे कि यहां वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग लेते वक्त वाइवा में एक खास बात पूछी जा सकती है कि बेटा जो भी आप ये डिवाइस यूज कर रहे हो इसका लीस्ट काउंट बताओ। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? जैसे सपोज करो आपके पास 0 से लेकर 1 के बीच, मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपके पास 5 डिविजन्स बनी हुई हो, तो अगर 0 to 1 में 5 डिविजन्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिवीजन एक्चुअली 1/5 बता रही है। अगर ये एमीटर है तो मैं कह सकता हूं 1 डिवीजन इज गिविंग यू 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। अगर 0 to 1 के बीच 10 डिविजन्स है तो मैं कहूंगा 1/10 एम्पियर या 1/10 मिली एम्पियर, डिपेंडिंग अपॉन दैट। लेट्स से मैं कहता हूं 0 से 0.5 के बीच 10 डिविजन्स हो, तो एक डिवीजन क्या बताएगी? 0.5 अपॉन में 10, तो 0.05 एम्पियर या मिली एम्पियर। तो ये बात का बड़ा ध्यान रखना है, लीस्ट काउंट आपको किसी भी डिवाइस का देखना आना चाहिए। और लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? कोई भी एक सबसे छोटी डंडी क्या बता रही है, वो क्या वैल्यू बता रही है, दैट इज योर लीस्ट काउंट। तो आइए अब, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट क्या है, v और i की वैल्यूज आ चुकी है, तो v अपॉन i करेंगे तो r की वैल्यूज आ जाएगी। वी कैन प्लॉट अ ग्राफ यूजिंग v और i की वैल्यूज, और हम उस ग्राफ का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं जिससे हमारे पास r आ जाएगा। स्लोप फाइंड करते वक्त और ग्राफ प्लॉट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, अगर आप i वर्सेस v का ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1/r होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करके मेरे पास r आएगा। अगर मैं v वर्सेस i ग्राफ बनाता हूं तो मेरे पास इस ग्राफ का स्लोप r होगा। दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन आपके स्कूल टीचर ने आपको जो कहा हो कि भैया यही वाला प्लॉट करना है, आप वही करना। ओके, कोई भी आप प्लॉट कर सकते हो, बस ध्यान रखना है i भी करोगे अगर आप तो 1/r आएगा स्लोप, और vi करोगे तो r आएगा स्लोप। ओके, नाउ अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, अगर मेरे पास इस वायर की लेंथ और आ जाए, लेंथ में मेजर कर सकता हूं, तो अगर लेंथ पता हो, रेजिस्टेंस पता हो, तो मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इजीली फाइंड कर सकता हूं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं वाइवा के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए आपको चैप्टर की थ्योरी से ओम्स लॉ डिराइव करते वक्त का एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, जहां पर V = I × ml/ane² होगा। ओम्स लॉ तभी वैलिड हो सकता है जब V और I प्रोपोर्शनल हो, और ये तभी हो सकता है जब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट। अब इस टर्म में लेंथ दिख रही है, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो कि अल्टीमेटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं भैया लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम, एक्चुअली ये सब कांस्टेंट रहेंगे तो ही ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो आप कह सकते हो कि अगर वायर पे कोई स्ट्रेस स्ट्रेन ना लग रहा हो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम कांस्टेंट रख पाए, इन दैट कंडीशन ओनली ओम्स लॉ विल बी वैलिड। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव? हम सबको पता है रेजिस्टेंस। व्हाट डज द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव? 1/r यानी कंडक्टेंस। करंट हैज डायरेक्शंस बट येट इट इज नॉट अ वेक्टर। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अ वायर कैरिंग करंट इज नॉट चार्ज्ड। व्हाई? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से एंटर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एंड से बाहर जाएंगे, तो कहीं पर भी एक्यूमुलेशन नहीं है। ओके, next, what is relaxation time? The time taken between the two successive collisions of electrons while drifting towards the positive end is known as relaxation time. Why does the relaxation time decrease with an increase in temperature? बेटे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और जल्दी जल्दी कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल के जवाब के लिए भी अगेन हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला
याद होना चाहिए, जो कि एक्चुअली ये है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तेजी से जल्दी जल्दी वाइब्रेट, मतलब मैं कहता हूं मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने लगेंगे। मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। तो 8th है दोस्तों, व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। जो ओम्स लॉ को ओबे करे वो ओमिक है, जो नहीं करे वो नॉन ओमिक है। यानी वीआई ग्राफ जिसका स्ट्रेट लाइन हो वो ओमिक होगा, लाइक मेटल्स। नॉन ओमिक लाइक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इससे पता लगता है लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। How will the resistance and resistivity of wire changes when it is stretched to double its length? No effect on resistivity, but resistance will get 4 times. क्यों 4 times? क्योंकि जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका लेंथ डबल होगा, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। तो अगर आप पुट करोगे तो रेजिस्टेंस एक्चुअली 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? इट्स ओम मीटर। ओके, तो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर भी बहुत जगह पर हम यूज कर लेते हैं। दोस्तों, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ऑन एन एवरेज किसी मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज स्पीड से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उस एवरेज वैल्यू को हमने नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड एक्सप्रेशन फॉर दिस इज ई tau by m, where capital E is electric field, small e is electron charge, electronic charge, and we can write this formula as E is V by L, E is equal to dV by dr हमारा पढ़ा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन हुई। आइए अगला सवाल देखते हैं। ना दोस्तों, क्या है मोबिलिटी? नाम से पता लग रहा है मोबाइल होने की एबिलिटी। तो अगर मैं मोबिलिटी को डिफाइन करना चाहूं तो एक्चुअली मैं कैसे करूंगा कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल को मिल रही है, अगर मैं उसे यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो आई कैन डिफाइन इट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं E को अपॉन में लेके जा रहा हूं तो ये बच जाता है। तो मोबिलिटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। Now, as mass of electron is less than mass of proton, therefore mobility of electron is more than mobility of proton. This is the reason हम कंडक्टर्स में हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से मेनली करंट है हमारे पास। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल देन प्रोटॉन्स। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन लिखो। हम सभी को पता है, अगेन वही बात मैंने कहा ना बेटा, अगर चैप्टर 3 की थ्योरी को अगर आप प्रिपेयर रखोगे तो उनमें से ही मेनली वाइवा आपसे पूछा जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? बहुत सिंपल आंसर है, आई इक्वल टू होता है NaEVD। जो n है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल्स में बहुत बड़ा होता है। अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो इट्स अराउंड 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। तो बिकॉज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ n वी कैन ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू अ वायर इज नोन एज करंट डेंसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात याद रखनी है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रहे, करंट इज अ स्केलर बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है भैया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? J इज इक्वल टू सिग्मा E। मैं कह सकता हूं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ रिलेट्स द करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थ्रू द वायर। ओके, और J करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप देख सकते हैं मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ओके, तो ये रिलेशन याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। आइए अगला देखते हैं। क्या है दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस में जो एक्चुअली चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल, मैं कह सकता हूं रिलेटिव जो चेंज आ रहा है आर की वैल्यू पे,
विद यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं किसी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करूं तो उसमें एक्चुअली कितना रिलेटिव एरर या रिलेटिव इंक्रीज मुझे ऑब्जर्व होगा, चेंज या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो मैं इसे डिफाइन कैसे कर सकता हूं? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, एंड क्लियरली इसके ऐसा यूनिट 1/केल्विन या पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों 19वें सवाल में कह रहा है ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज विच हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा। ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा होने का मतलब है टेम्परेचर को जरा सा चेंज करने पर भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में अच्छा खासा चेंज आ जाए, तो वो मेटल्स में होता है, अलॉयज में नहीं। तो मेटल्स का अल्फा ज़्यादा होगा। व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स एंड वाई? भैया मैंगनीन को मैं यूज़ करना चाहूँगा, अलॉयज को यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज ना हो ईजिली। मैंगनीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, वाई? क्योंकि इनका अल्फा बहुत स्मॉल होता है। वही 20वें क्वेश्चन वाला आंसर। Why should we make the circuit off for some time between two successive readings on Ohm's law experiment? ये बात मैंने एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के वक्त आपको बताई, क्योंकि अगर हम सर्किट को ऑन रखेंगे कुछ देर के लिए तो वो वायर करंट के कारण गर्म हो जाएगी। अगर वायर गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और हमने पढ़ा ओम्स लॉ तब तक ही वैलिड है जब तक आर एक्चुअली कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। और ये सोचो ना यार, अगर आर जो मुझे फाइंड करना है वही चेंज हो गया तो मेरे एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सर्किट में जब भी मुझे 2 सक्सेसिव रीडिंग्स लेनी है तो उनके बीच में मुझे गैप रखना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए सर्किट को ऑफ रखा जाए ताकि टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो सके। दोस्तों अगले इन 3 सवालों के जवाब के लिए हम लोग आइए डायग्राम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक्चुअली में दिखता कैसा है और उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। किस तरीके से अगर हम कोई वैल्यू की निकाल रहे हैं तो वही वैल्यू किस तरीके से काम करेगी। तो आइए देखते हैं। दोस्तों जो ये सुंदर सा डब्बा आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। आप देख सकते हैं इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई है 50, 20, 20, 10। तो जहाँ पर कीज़ लगी हुई है, जो की मैं निकालूंगा ये उस वैल्यू के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। साथ में लिखा हुआ कॉन्स्टेंटन कॉइल्स क्या है अगले डायग्राम से समझ आएगा। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं जब की इंसर्टेड है उस होल में तो 2 मेटल्स के बीच में जो की है, की का मटेरियल भी मेटल है, तो ये पूरा मेटल बन गया। मतलब मैं कह सकता हूँ 0 रेजिस्टेंस। अगर मैं इस की को निकाल देता हूँ, जैसे थर्ड वाले स्लॉट को देखिए, वहाँ से की निकाल रखी है मैंने, तो अगर की निकली हुई है तो इस समय जो सर्किट है वो इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा। और ये जो वायर है वो कॉन्स्टेंटन यानी अलॉय की है, जिसका अपना कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जितने भी रेजिस्टेंस की मुझे वैल्यू चाहिए मैं उतने वैल्यू की रेजिस्टेंस की वायर ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको पता लगा जिस की को मैं निकालूंगा वो उस वैल्यू के रेजिस्टेंस की तरह किस तरीके से बिहेव करेगा। आप एक बात और नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो कॉइल है वो डबल वाउंडेड है। डबल वाउंडेड इसलिए है, जब आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये ईएमआई के इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए डबल वाउंडेड कर रखा है। अब आप कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे भी देखेंगे जिनमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट भी पॉसिबल होगा। वो ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। सपोज करो जहां पर जो की होल मैंने की निकाली हुई है उस होल से, अगर वहां पर जो नीचे वायर है ये हो ही ना, तो अगर ये वायर होगी ही नहीं तो जैसे ही मैं इस की को बाहर निकालूंगा तो ध्यान से सोचिए बी और सी वाले पॉइंट के बीच, मान लीजिए ये नीचे वायर है नहीं है तो बीच में सिर्फ एयर है और एयर इंसुलेटर की तरह काम करेगा, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ला सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में आपको बताया और उस डायग्राम में जो जो बातें बताई उनके अकॉर्डिंग अब आप इन तीनों सवालों के जवाब दे सकते हैं और जो भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा आप बिंदास होकर उनके जवाब दे पाएंगे। ओके, तो मेरे दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर में मजा आया हो। जो लोग ओम्स लॉ परफॉर्म कर चुके एक्सपेरिमेंट उनका बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, वाइवा के लिए प्रिपेयर हो गए होंगे आप लोग। और जिन्होंने अभी परफॉर्म नहीं करा है तो उनमें क्यूरियोसिटी बन गई कि ओके यार इसके बारे में सब पता चल गया, अब जब भी लैब में परफॉर्म करने को मिलेगा तो मजा आ जाएगा। तो यही क्यूरियोसिटी, यही एंथुसियाज्म हमारा बना रहना चाहिए। हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और भी टॉपिक्स करेंगे। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में मैं मीटर ब्रिज पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स की बातें करूंगा, पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स की बातें करूंगा। इसी तरीके से हम वाइवा के लिए साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे।
तो प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आप चाहते हो फिजिक्स गुरु जेके मित्तल आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखिएगा। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।